ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को जीवन से सदा दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर भारतीय आप सभी लोगों को भारतीय टीचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम एवं मेरे तरफ से आप सभी लोगों को इस नवरात्रि की शुभ अवसर पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, ये भारतीय टीचिंग सेंटर मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। इस पर मैं क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप सभी लोगों को बहुत लाभ होगा। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कुछ वीडियो बेसिक होगा, बेसिक मैथ का, जो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हो या किसी क्लास के बच्चे हो या सामान्य व्यक्ति हो। सामान्य व्यक्ति को भी उन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कुछ वीडियो बेसिक होगा जो सबके लिए ज़रूरी है। उसे कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आइए हम सबसे पहले देखते हैं गणित के बारे में कि गणित होता क्या है, गणित होता क्या है और गणित की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। तो गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो हमें संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों एवं उनकी आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है। गणित अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली होता है। गणित सभी विज्ञानों की जननी है। बहुत से विद्वानों ने, गणितज्ञों ने, गणित के जानकार व्यक्तियों ने गणित की परिभाषा में बताए हैं कि गणित सभी विज्ञानों की रानी होती है, गणित सभी विज्ञानों की जननी होती है। गणित के बिना विज्ञान सीखना संभव ही नहीं है। बिना गणित जाने हम विज्ञान सीख ही नहीं सकते हैं। और गणित में अभ्यस्त व्यक्ति को या गणित के जानकार व्यक्ति को या गणित के खोज करने वाले वैज्ञानिकों को गणितज्ञ कहा जाता है। अब आता है बात कि गणित की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। गणित हम आखिर क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, गणित ही एक ऐसा विषय है जिसका हमारे जीवन में रोज़ाना ही उपयोग होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम समय देखते हैं और समय के अनुसार हम अपना डेली रूटीन तय करते हैं कि हमें किस समय पे कितना देर क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कितना देर पढ़ना है, कितना देर खेलना है। ये सब गणित के आधार पे हम तय करते हैं। ये समय का बोध, ये कितना दूरी हमें तय करना है, कहीं जाना हो तो उसका दूरी कितना है, कितना समय लगेगा, कितना चाल से हम चलेंगे, ये सब गणित के ही आधार पे होता है। दूसरा चीज़ कि हम बाज़ार जाते हैं, सामानों की क्रय विक्रय करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान बेचते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा का लेन देन करते हैं, कोई भी उद्योग धंधा लोग करते हैं, उसमें भी जितना भी लेखा संबंधी संक्रियाएं होती हैं वो सब के सब गणित के ही आधार पर होती है। वो सारा चीज़ गणित पर ही आधारित होता है। गणित से हमारे बच्चों का या हम लोगों का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। गणित हमारे लिए अत्यंत उपयोगी विषय है। इसीलिए सभी वेदों और शास्त्रों में, वेदांगों में गणित का सर्वोच्च स्थान रखा गया है। गणित को पढ़ने के लिए
सीखने के लिए हम इसे कई अलग अलग शाखाओं में बांटते हैं। ये गणित ही एक ऐसा विषय है जिससे हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी तय करना हो, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तय करना हो, पृथ्वी से किसी भी ग्रह का दूरी का पता करना हो, ये सब के सब हम गणित के ही माध्यम से पता करते हैं। तो गणित का तो हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारा गणित का हमारे जीवन में उपयोग है। विज्ञान बिना गणित के हम सीख ही नहीं सकते, इसलिए गणित तो पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि गणित को हम पढ़ने के लिए इसे कई शाखाओं में बांटते हैं, जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, फलन इत्यादि अलग अलग शाखाओं में बांटकर हम गणित का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंकगणित के बारे में, क्योंकि अंकगणित जो होता है वो गणित का बेस होता है। अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, गणित सीखना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अंकगणित पढ़ना ही पड़ेगा, अंकगणित का नॉलेज रखना ही पड़ेगा। तो ये अंकगणित एरिथमेटिक अंकगणित होता क्या है? तो अंकगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंकों या अंकों से बनी संख्याओं या संख्यांकों के आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अंकगणित में हम संख्याओं या संख्यांकों के योग, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि की संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी अंकगणित में हम सब कुछ संख्याओं के बारे में सीखेंगे, संख्याओं के को जोड़ना, घटाना, गुणना, भाग, जो भी संख्याओं के आपसी रिश्ते होते हैं, गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, वो सब के सब हम अंकगणित में सीखेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अंक क्या होता है। ये अंक क्या होता है? तो अंक को हमको तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि गणित का सबसे छोटा इकाई अगर कोई है तो अंक ही है। तो अंक होता क्या है? तो चलिए देखिए, संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांकेतिक चिन्ह, संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांकेतिक चिन्ह अंक कहलाता है। अर्थात अंक एक प्रतीक है, अंक एक प्रतीक है जिससे हम संख्या या संख्यांक को निरूपित करते हैं। अंक एक प्रतीक है जिससे हम संख्या या संख्यांक को निरूपित करते हैं। अलग अलग संख्या पद्धति में अलग अलग अंक होते हैं। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, अष्टाधारी संख्या पद्धति ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 अंक होते हैं, षोडशाधारी संख्या पद्धति हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 अंक होते हैं। ऐसे ही हम अगर देखें कि रोमन संख्या पद्धति, तो रोमन संख्या पद्धति में 7 अंक होते हैं। यानी अलग अलग संख्या पद्धति में अलग अलग अंक होते हैं। इसको हम अभी तुरंत संख्या पद्धति में देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि संख्या क्या है या संख्यांक क्या है। तो चलिए देखिए, अंक या अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं, जो हमारे दिमाग का एक विचार है, क्योंकि संख्या को हम शब्दों में भी प्रकट करते हैं। संख्या का प्रयोग गणना करने के लिए, मापने के लिए, तौलने के लिए, लेबल लगाने के लिए संख्या का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तुओं को अगर गिनना हो तो हम संख्या के माध्यम से गिनते हैं, कोई वस्तुओं को मापना हो तो हम संख्या के माध्यम से ही मापते हैं, तौलते हैं। ये सब, या फिर किसी वस्तु पे, किसी शर्ट पे, किसी जीन्स पे, किसी भी वस्तु पे कोई लेबल लगाना हो तो हम संख्या के ही माध्यम से लेबल लगाते हैं। तो संख्या क्या है? तो अंक या अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं, जो हमारे दिमाग का एक विचार है, क्योंकि संख्या को हम शब्दों में भी प्रकट करते हैं। संख्या का प्रयोग हम मापने के लिए, तौलने के लिए, गणना करने के लिए, लेबल लगाने के लिए संख्या का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, वो है संख्यांक। कि ये संख्यांक क्या है, न्यूमेरल क्या होता है। तो संख्यांक क्या है? तो संख्याओं को प्रकट करने वाले या संख्याओं को निरूपित करने वाले अंकों का समूह संख्यांक कहलाता है।
संख्याओं को निरूपित करने वाले अंकों का समूह संख्यांक कहलाता है। जो भी संख्या और संख्यांक में समान अर्थ होता है, यानी संख्यांक को हम संख्या भी कहते हैं, संख्यांक को हम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि संख्या और संख्यांक का समान अर्थ होता है। जो भी संख्याओं को निरूपित करने वाले अंक का समूह होगा उसे हम संख्यांक कहते हैं। यहाँ पे एक बात आती है कि संख्यांकन क्या होता है। संख्यांकन तो किसी भी संख्या को अंकों में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन कहते हैं। किसी भी संख्या को अंकों में प्रकट करने की विधि को संख्यांकन कहते हैं। एक और यहीं पे हम देखेंगे कि संख्या नाम क्या होता है। संख्या नाम क्या होता है, तो किसी भी संख्या को शब्दों में प्रकट करने की विधि को संख्या नाम कहते हैं। किसी भी संख्या को शब्दों में प्रकट करने की विधि को संख्या नाम कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आया कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक होगा संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। तो चलिए देखिए, संख्या पद्धति हम किसे कहते हैं। संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग होता है, जिसकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याओं को हम निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे कितने प्रतीक होते हैं ये जानना हमें ज़रूरी है कि किन किन प्रतीकों का प्रयोग करके हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो अलग अलग संख्या पद्धति में अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग होता है, जिसे हम अंक कहते हैं। अलग अलग संख्या पद्धति में अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग होता है, जिसे हम अंक कहते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग संख्या पद्धति में कौन कौन अंक होते हैं। कुछ प्रमुख प्रचलित संख्या पद्धतियों के बारे में हम अभी तुरंत देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति या दशमिक संख्या पद्धति या दशाधारी संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो वह संख्या पद्धति जिसमें संख्याओं को निरूपित करने के लिए कुल 10 अंकों का सहारा लिया जाता है, उसे हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। वो 10 अंक कौन कौन होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 अंकों के सहारा से हम दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी संख्या या संख्यांक को निरूपित करते हैं। दशमलव संख्या पद्धति का जो आधार होता है, जो मूलांक होता है, वो 10 होता है। यानी दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, तो 10 होता है। दशमलव संख्या पद्धति में हम किसी संख्या को लिखते कैसे हैं, तो अगर किसी संख्या को हम लिखे 15, तो इसको हम इसका कोई आधार नहीं लिखे, इसका कोई मूलांक नहीं लिखे, तो हम समझेंगे कि ये दशमलव संख्या पद्धति में संख्या है। जैसे ये 15, ये दशमलव संख्या पद्धति में संख्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 और इसका बेस 10, यानी यही आधार होता है। दशमलव संख्या पद्धति का आधार जो होता है कितना होता है, 10 होता है। मूलांक कितना होता है, 10 होता है। यानी कोई भी संख्या को हम लिखें, जैसे हम लिखे 252 और इसका कोई हम आधार नहीं लिखे, तो ये किस संख्या पद्धति में है, तो ये है दशमलव संख्या पद्धति में लिखा हुआ संख्या है। तो ये तो हुआ पहला दशमलव संख्या पद्धति। अब हम अगला देखेंगे। अगला है द्वयाधारी या द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो वह संख्या पद्धति जिसमें हम संख्याओं को निरूपित करने के लिए कुल 2 अंकों का सहारा लेते हैं, उसे हम द्वयाधारी या द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। वो 2 अंक कौन कौन होते हैं, तो एक होता है 0 और एक होता है 1।
यानी 0 और 1 की सहायता से हम किसी भी संख्या या संख्यांक को निरूपित करते हैं, उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका जो आधार होता है या मूलांक होता है वो होता है 2। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए सिर्फ 2 अंकों का सहारा लेते हैं, वो 0 और 1 का। बाइनरी नंबर सिस्टम में, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लीजिए एक संख्या है 117, यानी 117, इसको हम बेस 10 भी करके लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम बदलने का तरीका बाद में बताएंगे। अभी हम इसको लिख दे रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, तो 1 1 1 0 1 0 1 बेस 2। यहाँ पे आधार लिखना ज़रूरी होता है। जब हम आधार 2 लिखेंगे तभी पता चलेगा कि ये संख्या जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ संख्या है, यानी द्वयाधारी या द्विआधारी संख्या पत्ती में लिखा हुआ संख्या है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में इसका प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हम संख्या पत्ती देखेंगे। अष्टाधारी संख्या पद्धति, इसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये अष्टाधारी संख्या पद्धति क्या होता है, तो वह संख्या पद्धति जिसमें हम संख्याओं को निरूपित करने के लिए कुल 8 अंकों का सहारा लेते हैं। यानी 8 अंकों के प्रयोग से हम किसी भी संख्या या संख्यांक को अष्टाधारी संख्या पद्धति में लिखते हैं। कौन कौन अंक होते हैं, तो पहला 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इन्हीं 8 अंकों के सहारा से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या या संख्यांक को निरूपित करते हैं या लिखते हैं। इस संख्या पद्धति का जो आधार होता है, जो मूलांक होता है, वो होता है 8। कितना होता है, 8। यानी अष्टाधारी संख्या पद्धति का जो आधार होता है या जो मूलांक होता है वो कितना होता है, 8। इसमें हम किसी संख्या को कैसे लिखते हैं, तो चलिए देखें। जैसे अगर मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, संख्या है 117, यानी 117 बेस 10, ये किस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम, 10 दशमलव संख्या पद्धति में ये एक संख्या है। इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लिखेंगे 165 बेस 10। यहाँ भी बेस लिखना ज़रूरी है। जब हम आधार 8 लिखेंगे तभी पता चलेगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ संख्या है। यानी 117 को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखेंगे 165 बेस 8, यही ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ। अगला है षोडश आधारी संख्या पद्धति, यानी इसको हम कहते हैं षोडशाधारी संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसे कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये क्या होता है, तो वह संख्या पद्धति जिसमें संख्याओं को निरूपित करने के लिए कुल 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। वो 16 अंक कौन कौन होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया 9 तक। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चूँकि 10 में 1 और 0 आ जाता है, जो कि पहले ही 0 और 1 अंक आ चुका है। 11 में 1 1 आ जाता है, 12 में 1 2 आ जाता है, 13 में 1 3 आ जाता है, 14 में 1 4, 15 में 1 5। तो हम करते क्या है, हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर ए को उठाते हैं, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर ए को उठाते हैं और उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लाकर अंक बनाते हैं, कैपिटल ए, और उसका जो मान होता है उसका मान हम 10 के बराबर करते हैं, उसका मान 10 के बराबर करते हैं। यानी कैपिटल ए, फिर वहाँ से कैपिटल बी को उठाते हैं, उसको ले आके हम उसका मान, कैपिटल बी का मान 11 के बराबर होता है। कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी को उठाते हैं, उसको ले आके हम इसमें अंक बनाते हैं और इसका मान 12 के बराबर होता है। उसके बाद कैपिटल डी को उठाते हैं, उसको यहाँ लाकर अंक बनाते हैं और उसका मान 13 के बराबर होता है। उसके बाद कैपिटल ई को उठाते हैं, उसको लाके हम यहाँ अंक बनाते हैं और इसका मान 14 के बराबर होता है। उसके बाद कैपिटल एफ को उठाते हैं और उसको यहाँ लाके हम अंक बनाते हैं और इसका मान 15 के बराबर होता है। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में
षोडशाधारी संख्या पद्धति में कुल 16 अंक होते हैं। कौन कौन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। कैपिटल ए का मान कितने के बराबर होता है? तो कैपिटल ए का मान 10 के बराबर, कैपिटल बी का मान 11 के बराबर, कैपिटल सी का मान 12 के बराबर, कैपिटल डी का मान 13 के बराबर, कैपिटल ई का मान 14 के बराबर और कैपिटल एफ का मान 15 के बराबर होता है। यानी अल्फ़ाबेट से हम कैपिटल लेटर को उठाते हैं और इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम अंक बनाते हैं और उसका जो वैल्यू होता है, ए का वैल्यू 10 के बराबर होता है, बी का वैल्यू 11 के बराबर, सी का वैल्यू 13 के बराबर, सी का वैल्यू 12 के बराबर, डी का वैल्यू 13 के बराबर, ई का वैल्यू 14 के बराबर और एफ का वैल्यू 15 के बराबर होता है। यानी 10 के स्थान पे हम ए को लिखते हैं, 11 के स्थान पे बी को, 12 के स्थान पे सी को, 13 के स्थान पे डी को, 14 के स्थान पे ई को और 15 के स्थान पे एफ को लिखते हैं। इसका जो आधार होता है, जो मूलांक होता है, वो 16 होता है, क्योंकि इसमें हम 16 अंकों का प्रयोग करते हैं किसी भी संख्या या संख्यांक को निरूपित करने के लिए। इसमें हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं? तो चलिए देखते हैं। 236 है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको हम 236/10 भी लिख सकते हैं चूँकि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। इसको हम जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे ई सी और बेस यहाँ 16, कैपिटल ई सी बेस 16। यहाँ भी आधार लिखना जरूरी होता है, आधार को लिखना जरूरी होता है, तभी पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये षोडशाधारी संख्या पद्धति में लिखा हुआ नंबर है। अब जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 225 ऐसे लिखते हैं या 225/10 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे E1 बेस 16, E1 बेस 16। ये हुआ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी वह संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए हम कुल 16 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो अंक कौन कौन होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। इन्हीं 16 अंकों का प्रयोग करके हम षोडशाधारी संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को निरूपित करते हैं। इसका जो आधार होता है वो होता है 16। यह है रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति में हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए कुल 7 अंकों का प्रयोग करते हैं। कितने अंकों का? 7 अंकों का प्रयोग करते हैं रोमन संख्या पद्धति में। वो कौन कौन अंक होते हैं? तो फिर हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल आई को, अल्फ़ाबेट के कैपिटल आई को उठाते हैं और उसको रोमन संख्या में लाते हैं और उसको हम अंक बनाते हैं और उसका जो मान होता है वो मान 1 के बराबर होता है। यानी कैपिटल आई, इसका मान कितने के बराबर? 1 के बाद 1 के बराबर होता है। फिर हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर वी को उठाते हैं, उसको लाके हम रोमन संख्या पद्धति में अंक बनाते हैं और उसका मान 5 के बराबर होता है। फिर कैपिटल एक्स को उठाते हैं, उसको लाके यहाँ अंक बनाते हैं, उसका मान होता है 10 के बराबर। ऐसे ही कैपिटल एल का मान होता है 50 के बराबर, कैपिटल सी का मान होता है 100 के बराबर, कैपिटल डी का मान होता है 500 के बराबर और कैपिटल एम का मान होता है 1000 के बराबर। यानी रोमन संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 7 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो अंक होते हैं आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम। इन्हीं 7 अंकों के सहारा से हम रोमन संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को निरूपित करते हैं। आई का मान 1 के बराबर होता है, भी का मान 5 के बराबर होता है, एक्स का मान 10 के बराबर होता है, एल का मान 50 के बराबर होता है, सी का मान 100 के बराबर होता है, डी का मान 500 के बराबर होता है, एम का मान 1000 के बराबर होता है। इसमें हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं या कैसे निरूपित करते हैं? तो चलिए देखिए, मान लीजिए एक डेसिमल नंबर सिस्टम का संख्या है 7। इसको हम रोमन संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे? तो भी यानी 5, भी यानी 5, फिर इसके दाहिने तरफ एक आई हुआ 6, फिर एक और आई हुआ यानी 7। 7 के लिए भी आई आई। 60 को हम कैसे निरूपित करेंगे? 60 है डेसिमल नंबर सिस्टम का, इसको हम रोमन संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे? तो एल यानी 50 और इसके दाहिने तरफ हम एक्स को लिखते हैं यानी 50 और 10 60। ऐसे ही मान लीजिए
कोई बड़ा संख्या जैसे 5000, इसको लिखना है तो हम रोमन संख्या पत्ती में कैसे लिखेंगे? तो चूंकि हम जानते हैं कि भी का मान होता है 5, भी का मान होता है 5, और इसके ऊपर जब हम एक ऐसे बार या रेकरिंग दे देते हैं तो इसका मान हो जाता है उसका 1000 गुना। 1000 गुना भी का मान होता है 5, और जैसे हम यहाँ पे ऐसे खींच दिए, यानी वहाँ पे हम भी के ऊपर एक हम बार खींच दिए, रेकरिंग खींच दिए, तो उसका मान जो हो गया 1000 गुना हो गया। तो 5000 को हम कैसे लिखेंगे? भी, और उसके ऊपर हम ऐसे रेकरिंग कर देंगे। तो रोमन संख्या पत्ती के बारे में हम लोग जानेंगे। रोमन संख्या पत्ती का भी प्रयोग हम गणित में करते हैं। गणित में हम प्रश्नों को लिखने के लिए या प्रश्नों के और भाग को लिखने के लिए हम रोमन संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। मानव सभ्यता में सबसे जो प्रचलित संख्या पद्धति है वो है दशमलव संख्या पद्धति, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। मानव सभ्यता में सबसे प्रचलित वर्तमान समय में जो संख्या पद्धति है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम 10 अंकों के सहारा से किसी भी संख्या को निरूपित करते हैं। तो आगे हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो भी गणित हम सीखेंगे, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में सीखेंगे, जिसमें हम 10 अंकों का सहारा लेते हैं, और 10 अंकों के सहारा से ही हम पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, जो भी पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं, या डेसिमल नंबर सिस्टम को हम रोमन संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं। ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे, इसके बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।